Assalamu alaikum. Today I am going to discuss about nuclear chemistry. That what is nuclear chemistry? The nuclear chemistry is defined as the changes in nucleus of atom or in molecule that changes its properties. इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हम किसी भी एटम या मॉलिक्यूल के अंदर उसकी न्यूक्लियस में जो चेंजेस आ रही होती हैं, जिसकी वजह से उस मॉलिक्यूल की और एटम की जो अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं वो चेंज हो जाती हैं, तो हम इस टर्म को, इस सारे प्रोसेस को हम कहते हैं कि ये न्यूक्लियर केमिस्ट्री है। इसमें हम टू टाइप्स की रिएक्शंस को स्टडी करते हैं। एक रिएक्शन होता है इसमें डीके का, न्यूक्लियर डीके प्रोसेस, और दूसरा है न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन प्रोसेस। यानी न्यूक्लियर डीके प्रोसेस यानी किसी भी न्यूक्लियस में जो उसके टूटने का अमल हो रहा है, और उसके ट्रांसम्यूटेशन का प्रोसेस यानी कोई भी एक चीज़ टूटकर किसी न्यू एलिमेंट या न्यू चीज़ में तब्दील हो जाए। वो सारे रिएक्शंस जो हैं हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू टेल अबाउट सम टर्म्स विच वी आर यूज इन न्यूक्लियर केमिस्ट्री। सो फर्स्ट इज न्यूक्लियर फोर्सेस। दैट व्हाट इज न्यूक्लियर फोर्सेस? न्यूक्लियर फोर्सेस वो फोर्सेस होती हैं जो किसी न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एक साथ जोड़े रखें। It is defined as a force which hold together protons and neutrons in nucleus because they have same charges. न्यूक्लियर फोर्सेस जो हैं वो कंस्ट्रक्टिव फोर्सेस होती हैं। ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को जोड़े रखती हैं क्योंकि इनमें सेम चार्जेस होते हैं। तो इसका काम क्या होता है न्यूक्लियर फोर्स का, कि वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सेम चार्जेस की बिना पर उसको एक साथ जोड़े रखे। और ये स्टेबल कब होते हैं? स्टेबल जब होगी जब सेम अमाउंट ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसके अंदर मौजूद होंगे, तो ये स्टेबल हो जाएगी न्यूक्लियर फोर्स। और अगर इसमें कोई भी एक चीज़ बढ़ जाएगी, प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो ये अनस्टेबल हो जाएगी। फिर इसकी रिवर्स आती है हमारे पास रिपल्सिव फोर्सेस। उसमें क्या होता है कि वो फोर्स जो रिपल्जन पैदा करे बिटवीन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन बिकॉज द सेम चार्जेस इज कॉल्ड रिपल्सिव फोर्सेस। रिपल्जन फोर्सेस या रिपल्सिव फोर्सेस ड्यू टू सेम चार्जेस, एंड दिस इज डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, रिपल्जन की वजह से वो टूट रहा है, टूटने का अमल हो रहा है। और इसका जो अपोजिट है वो क्या है? न्यूक्लियर फोर्सेस है। तो न्यूक्लियर फोर्सेस आर कंस्ट्रक्टिव फोर्सेस और रिपल्सिव फोर्सेस आर डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस। Now radioactive decay. What is radioactive decay? The process of emitting nuclear particles to become stable. हमें पता है कि जब भी किसी चीज़ के अंदर, किसी मॉलिक्यूल, किसी एटम के अंदर जब ज़्यादा एनर्जी होती है तो वो अनस्टेबल होता है। वो अपने आप को ब्रेक करता है और अपने आप को स्टेबल करता है बाय ब्रेकेज, या कोई इमिटिंग पार्टिकल निकाल कर वो अपने आप को स्टेबल करता है। तो ये जो सारा प्रोसेस हो रहा है ये कहलाता है रेडियो एक्टिव डीके। इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि वन एलिमेंट इज ब्रेक और वन एलिमेंट इज ट्रांसम्यूट इनटू अ न्यू एलिमेंट। तो इसको हम ट्रांसम्यूटेशन भी कहते हैं इसको, और रेडियो एक्टिव डीके भी कहते हैं कि एक एलिमेंट टूट रहा है और किसी न्यू एलिमेंट में वो अपने आप को ट्रांसम्यूट कर रहा है। तो ये सारा अमल जो है वो ट्रांसम्यूटेशन का है। नाउ आई एम टेलिंग अबाउट बाइंडिंग एनर्जी। दैट व्हाट इज बाइंडिंग एनर्जी? इट इज आल्सो होल्ड्स टुगेदर एटम एंड प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन न्यूक्लियस। इसका भी बाइंडिंग एनर्जी का भी यही काम है, यही वर्क करती है कि ये भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियस के अंदर जोड़े रखती है, जब इसको हम बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं?
बहुत इजी है, मैं आपको बस ऐसी वर्बली से बता देती हूँ। कि यहाँ एक एलिमेंट है हमारे पास जिसका एटॉमिक नंबर है 54 और मास नंबर है वो 130। तो आप जानते हैं कि 54 क्या है, ये एटॉमिक नंबर है यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को जो इसका एक्चुअल वेट होता है प्रोटॉन्स का उससे मल्टीप्लाई करवा के हम इसका जो है मास मालूम कर लेंगे, यानी एटॉमिक नंबर टोटल एटॉमिक नंबर हो जाएगा। इसी तरीके से 54 में से 130 को माइनस करेंगे 76 आ जाएगा। तो हमें पता है कि मास नंबर जो है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बनता है। तो इसमें से हमने प्रोटॉन के नंबर माइनस किए और न्यूट्रॉन के मास नंबर्स हमें पता चल गया, और उसको सिंपली जो है न्यूट्रॉन्स के जो एक्चुअल मास है उससे हमने मल्टीप्लाई करके इसका टोटल नंबर्स निकाल लिए। फिर हम इसको ऐड कर लेंगे, ये हमारा हो जाएगा कैलकुलेटेड मास। फिर हम कैलकुलेटेड मास को एक्चुअल मास से माइनस करेंगे तो हमें डेल एम यानी मास डिफेक्ट जो है वो पता चल जाएगा। अब हम इसका बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला होता है कि डेल एम यानी मास डिफेक्ट और मल्टीप्लाई बाय 931.5। तो सिंपली इसको हमने जो हमारे पास मास हमने कैलकुलेट किया है इसको हम इससे मल्टीप्लाई करवा देंगे और हमारे पास सिंपली बाइंडिंग एनर्जी जो है वो निकल कर आ जाएगी, यानी सिंपली हमने बाइंडिंग एनर्जी जो है वो कैलकुलेट कर ली। अच्छा, आइसोबार्स एंड आइसोटोप्स, तो आपको पता है कि आइसोटोप्स वो होते हैं जिसमें एटॉमिक नंबर सेम होता है बट मास नंबर डिफरेंट होता है, और आइसोबार्स में क्या होता है, दे हैव सेम मास नंबर बट डिफरेंट चार्ज नंबर। और मैजिक नंबर, स्पेशल नंबर्स आर कॉल्ड मैजिक नंबर्स एंड डबल मैजिक नंबर्स आर कॉल्ड, they have why it is called double magic number, because they have atomic number and mass number in even number. For example, here we have helium. So helium have 2 atomic number, even number, and mass number is 4. It is also even number, so that's why it is called double magic numbers. अच्छा, ये आपको इमिटिंग पार्टिकल्स के बारे में भी बता दूं कि जब कोई एलिमेंट ब्रेक होता है तो वो उसमें से 5 टाइप्स के जो हैं वो इमिटिंग पार्टिकल्स निकलते हैं, जिसमें हमारे पास न्यूट्रॉन है, प्रोटियम है, ड्यूट्रियम है और ट्रीटियम है। अल्फा, पॉजिट्रॉन, नेगेट्रॉन और गैमा है। तो भी हमारे पास पार्टिकल हो, अल्फा डीके हो, बीटा डीके हो, गैमा डीके हो, ये सब जो हैं वो ह्यूमन हेल्थ के लिए वेरी हार्मफुल और वेरी डेंजरस होते हैं। मीन्स दे आर वेरी डेंजरस टू इंटर इनटू अ ह्यूमन बॉडी, सो दे आर स्टॉप बाय पेपर और बाय ग्लव्स। This is a very important line I am telling because for MCQs. Now we are known that we have 2 types of energy when the Q value is positive, so it's called exergic, यानी जो रिएक्शन होगा वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, और द Q वैल्यू इज नेगेटिव, द रिएक्शन इज एंडोर्जिक, और वो रिएक्शन जो है वो फर्दर आगे प्रोसेस नहीं करता। अच्छा, ये इसका रिएक्शन है जो रदरफोर्ड ने हमें बताया है कि जो टारगेट है वो प्रोजेक्टाइल को हिट करता है, और फिर उस सूरत में हमारे पास जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट आती है जिसे हम कंपाउंड न्यूक्लियस बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होती है और ट्रांसलेट होती है, यानी फ़ौरन से वो ट्रांसलेट हो जाती है प्रोडक्ट पार्टिकल में और इमिटिंग पार्टिकल में। तो ये कंपाउंड न्यूक्लियस है और ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, और ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होती है, और ये बहुत स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है कि कंपाउंड न्यूक्लियस में एक अनस्टेबल इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनती है और वो डायरेक्ट फॉरन कन्वर्ट हो जाती है इमिटिंग और प्रोडक्ट पार्टिकल में। नाउ आई एम टेलिंग अबाउट थ्रेशोल्ड एनर्जी। So when the nuclear reaction is not successful, when Q value is, यानी एनर्जी की जो वैल्यू है वो नेगेटिव में हो और जो
रिएक्शन है वो एंडोर्जिक हो, तो वो जाहिर सी बात है आगे फेवरेबल नहीं होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं होगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने प्रोजेक्टाइल को, हीटिंग पार्टिकल को ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करें ताकि वो फॉरवर्ड रिएक्शन यानी फर्दर रिएक्शन कर सके और रिएक्शन वहाँ पर आके रुक ना जाए। तो इस सारे प्रोसेस को हम कहते हैं कि थ्रेशोल्ड एनर्जी। व्हेन द न्यूक्लियर reaction is not successful, when Q value is endorgic and the reaction is not performed, the projectile gives energy. By this energy is not gives, so the reaction is not successful. अगर हम ये threshold energy अपने reaction को, अपने projectile को नहीं देंगे, नहीं प्रोवाइड करेंगे, तो हमारा जो reaction है वो आगे फॉरवर्ड नहीं करेगा और वहीं आके वो रुक जाएगा। फिर इसकी फर्दर डेरिवेशन है। डेरिवेशन एग्जाम में नहीं पूछते, ना कोलम्बिक फोर्सेस की, ना थ्रेशोल्ड एनर्जी की, किसी की भी डेरिवेशन जो है वो एग्जाम में नहीं आती। इसका जस्ट हमें एक रिएक्शन दिया जाता है और हमें उसमें से पूछा जाता है कि इसको कौन कौन सी जो एनर्जीज़ हैं वो रिक्वायर्ड हैं। आप इस रिएक्शन को मतलब जो भी ई थ्रेशोल्ड मालूम करनी है या जो भी उस रिएक्शन में मालूम करना है, तो जस्ट हमें एक रिएक्शन दिया जाता है। अब इसका फॉर्मूला आप देख सकते हैं कि इसका फॉर्मूला है ई थ्रेशोल्ड माइनस क्यू मीन्स एनर्जी। अगर ये एनर्जी दी हुई है 1.19 तो हम इसको अपने रिएक्शन में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर ये नहीं दी हुई और मासेस दिए हुए हैं तो हम अपने बाइंडिंग एनर्जी वाले फॉर्मूले से, जिसमें हम डेल एम मालूम करते हैं और फिर उसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम उससे बाइंडिंग एनर्जी भी मालूम करते हैं, लेकिन उससे हम ये थ्रेशोल्ड में जो एनर्जी यूज़ होती है वो भी मालूम करते हैं। तो हम अगर हमें ये ना दी हुई हो तो हम उस फॉर्मूले से पहले अपनी एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे और फर्दर फिर आगे हम सारा जो है इसका ई थ्रेशोल्ड जो है वो कैलकुलेट करेंगे। उससे पहले मैं आपको ये स्पॉन्टेनियस फ्यूजन मैकेनिज्म बता दूं, ये क्यों होता है और कहाँ होता है। दिस मैकेनिज्म इज नोन एज फ्यूजन। फ्यूजन मीन्स टूटने का अमल। स्पॉन्टेनियस फ्यूजन मैकेनिज्म बहुत तेज़ी से टूटने वाला मैकेनिज्म। और ये क्यों होता है, जब हमारे पास कोई हैवियर न्यूक्लियाई होता है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि जब हमारे पास कोई हैवियर चीज़ होती है जिसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है तो वो अनस्टेबल होता है, तो वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए फ्यूजन मैकेनिज्म करता है, यानी फ्यूजन रिएक्शन टूटने का अमल करता है ताकि वो स्टेबल हो जाए। तो इट इज़ दिस मैकेनिज्म फॉर हैवियर न्यूक्लियाई। The main target of this mechanism to stable the nucleus by spontaneous reaction by 200 range। ये जो है वो spontaneous fusion mechanism जो है वो 200 range के ही न्यूक्लियस में होता है। इसके अंदर अगर इससे बिलो है रेंज उसकी 200 से, तो ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस फ्यूजन मैकेनिज्म का रिएक्शन वहाँ नहीं होगा। तो ये एक MCQs के हवाले से ये इम्पॉर्टेंट बात है। सो नाउ आई एम गोइंग टू learn you that how we can easily calculate the E threshold energy and Coulombic energy या कोलम्बिक फोर्स। ये बात आप याद रखें कि अगर हमें कोई रिएक्शन दिया जाता है तो हमें उसमें ये देखना पड़ता है कि आया हमारी रिएक्शंस को कौन कौन सी एनर्जीज की रिक्वायरमेंट है। इधर मुझे जस्ट एक रिएक्शन दिया हुआ है और हमें क्यू वैल्यू दी हुई है। जब ये याद रखिए कि अगर हमारे पास एनर्जी हमें नेगेटिव में गिव है, इट्स मीन कि वो रिएक्शन जो है वो एंडोर्जिक है, वो आगे फॉरवर्ड नहीं होगा, तो ज़रूरी है कि उसको ई थ्रेशोल्ड एनर्जी दी जाए। ये मैं आपको सिखा चुकी हूँ कि जब भी कोई रिएक्शन एंडोर्जिक होता है तो वो फेवरेबल नहीं होता, वो फॉरवर्ड रिएक्शन नहीं होता, तो हमें उसको ई थ्रेशोल्ड एनर्जी देनी पड़ती है। तो अगर यहाँ पर माइनस है हमारी एनर्जी तो हम उसे ई थ्रेशोल्ड उसकी कैलकुलेट करेंगे, और अगर यहाँ एनर्जी हमारे पास पॉजिटिव है तो हम उसकी ई थ्रेशोल्ड एनर्जी मालूम नहीं करेंगे। ये बात हमें याद रखनी है कि हमारी जो क्यू वैल्यू है वही इन सारी एनर्जीज पे जो है वो
बेस कर रही है कि हमारे पास रिएक्शन किस टाइप का और उसको एनर्जी कौन कौन सी रिक्वायर्ड है। फिर हम अगर हमारे रिएक्शन में हीलियम मौजूद है तो उधर हमें लाजमी तौर पर कोलम्बिक फोर्स कैलकुलेट करनी है। अगर हमारे रिएक्शन में हीलियम प्रोजेक्टाइल या टारगेट के तौर पर मौजूद है तो वहाँ हमें लाजमी तौर पर कोलम्बिक फोर्स जो है वो कैलकुलेट करनी है। और अगर कोई और सा पार्टिकल है तो वहाँ फिर हमें कोलम्बिक फोर्स जो है वो मालूम करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हमसे क्वेश्चन में पूछी जाएगी तो फिर मालूम करने की ज़रूरत है। लेकिन अगर सिर्फ ई थ्रेशोल्ड एनर्जी पूछी जाए -1 यानी एंडोर्जिक रिएक्शन में और वहाँ पर हीलियम दिया हो तो कोलम्बिक फोर्स वहाँ पर मालूम करेंगे। लेकिन अगर ये एंडोर्जिक रिएक्शन है और हीलियम हमारे पास नहीं है तो हम वहाँ पर कोलम्बिक फोर्स जो है वो नहीं कैलकुलेट करेंगे। फिर इस रिएक्शन को मैंने ये इस तरीके से इस फॉर्म में था, इस रिएक्शन को हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है खुद से। हम जानते हैं कि हीलियम का मतलब होता है हीलियम एटम जिसका एटॉमिक नंबर 2 होता है और मास नंबर 4 होता है। और प्रोटियम का मतलब होता है प्रोटॉन यानी प्रोटियम जिसका एटॉमिक नंबर भी 1 होता है और मास नंबर भी 1 होता है और ये हाइड्रोजन का फर्स्ट आइसोटोप्स है। तो सिंपली मैंने इसको इस फॉर्म में अरेंज किया और फिर ई थ्रेशोल्ड का फॉर्मूला लगाया -Q अंडर ब्रैकेट 1 + mx यानी मास ऑफ प्रोजेक्टाइल और मास ऑफ डिवाइडेड बाय मास ऑफ टारगेट। तो हमारे पास मास ऑफ जो प्रोजेक्टाइल है 14 है तो हमने इसको 14 लिख दिया। और हमारे पास ये इधर से मल्टीप्लाई हो रहा था 1 से तो ये 14 हो जाएगा। और यहाँ पर हमारे पास मास ऑफ जो टारगेट है वो 4 है तो जब 14 में 4 प्लस होंगे तो वो 18 हो जाएगा। तो इसको सिंपली हमने डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया इससे और हमारे पास एनर्जी जो है वो पॉजिटिव में आ गई। कैसे पॉजिटिव में आ गई? क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस होता है तो इसलिए हमारे पास ई थ्रेशोल्ड जो है वो पॉजिटिव में आ गई। अब हम मालूम करते हैं कोलम्बिक फोर्स। कोलम्बिक फोर्स का भी मैंने सिंपली फॉर्मूला लगाया है 1.44 एटॉमिक नंबर ऑफ 1 प्रोजेक्टाइल और एटॉमिक नंबर ऑफ टारगेट और उसको हमने R0 से डिवाइड करवाया है। और ये मास नंबर ऑफ प्रोजेक्टाइल और मास नंबर ऑफ टारगेट उसको डिवाइड करवा दिया हमने 1/3 से, यानी इसकी पावर है 1/3। और फिर सिंपली हमने सारे फॉर्मूले में जो है वो वैल्यूज़ पुट की हैं और इसको हमने कैलकुलेट कर लिया है। जब हम ई थ्रेशोल्ड और कोलम्बिक फोर्स साथ मालूम करते हैं तो हम उसकी टोटल एनर्जी भी निकाल कर बताते हैं। तो यहाँ टोटल एनर्जी ई थ्रेशोल्ड प्लस कोलम्बिक फोर्स और यह हमारे पास पूरी टोटल एनर्जी इसकी इस रिएक्शन की निकल कर आ गई। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, लेक्चर आपको समझ में आया होगा और जितनी भी इम्पॉर्टेंट बातें थी वो सब मैंने आपसे डिस्कस की हैं। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।